हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक कोचिंग सेंटर। आज हम क्या करेंगे? आज हम बीकॉम के थर्ड ईयर का जो है एफएम का थर्ड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग यानी कि इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? एन इंट्रोडक्शन। सिर्फ इसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और जो टॉपिक है इसका जो फॉर्मेट होगा वहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे। जो इसकी थ्योरी है, क्योंकि किसी भी बुक चैप्टर को करने के लिए आपको सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसके इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, सिर्फ एक पेज की थ्योरी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज़ गाइस पूरा वीडियोस देखिए, तभी आपको समझ में आएगा आगे का चैप्टर। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल बजटिंग यानी कि जो चैप्टर का नेम है वो है क्या, इसका मतलब क्या है। तो गाइस इसके मतलब देखो क्या है। कहता है कैपिटल बजटिंग इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब ये किस चीज़ का डिसीजन नहीं है? इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना है और किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। कैपिटल बजटिंग इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन विच इन्वेस्टर मतलब कौन? जो अपने पैसे लगाता है, पैसे लगाने वाला। इन विच इन्वेस्टर कैलकुलेट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कह रहा है कैपिटल बजटिंग का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं इसमें हम। और कौन लेता है? जो पैसे लगाता है वो कैलकुलेट करता है कि जो हम ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, जो अपनी मशीन लगाएंगे, जो भी कुछ हम लगाएंगे, उसकी क्या संभावना है। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। उसकी संभावना क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं? वी टेक्स वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन इन कैपिटल बजटिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बहुत कई प्रकार के हम क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं, जिनके टाइप्स हमारे पास नॉर्मली 5 टाइप 6 टाइप्स है। बट उसमें जो मैं सिर्फ करा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको पढ़ना है। ये 4 मार्क्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, प्लस में इसमें एक न्यूमेरिकल होता है सिंपल सा। तो पहले इसका थ्योरी देख लो क्या है ये कह रहा है वी टेक्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसीजन। तो पहला डिसीजन क्या है इसमें? एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। इस डिसीजन का नाम क्या है? एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। इसमें हम करते क्या है? इसमें करते हैं इन दिस वे डिसाइड वेदर अ न्यू प्रोजेक्ट और न्यू प्रोडक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब ही क्या है? कोई प्रोजेक्ट लो, कोई मशीन लो या फिर कोई नया प्रोडक्ट लो जिसका आपको क्या करना है? कंपनी के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो शुड बी स्टार्टेड और नॉट। तो उसको स्टार्ट करा जाए या नहीं। यानी हम क्या करते हैं? पहले एक्सेप्ट करते हैं या फिर क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। तो इसका नाम ही क्या पड़ गया? एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। तो यानी इसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी को वो प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, तो कैसे पता चलेगा? वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। बस आपको ये समझना भी हम क्या क्या इसमें डिसीजन लेते हैं। तो पहला आपको समझ में आ चुका है। सेकंड है इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन। क्या है इसमें? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन। ये होता क्या है? ये होता है, देखो वर्ड से समझ में आ रहा है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? एक जैसे होंगे। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन मतलब जब क्या होगा? दो या दो से क्या होगा? हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा हमारे पास क्या होते हैं? प्रोजेक्ट होते हैं। तो उनमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम किसको सिलेक्ट करें। तो कहता है इन दिस वी शुड सिलेक्ट बेस्ट प्रोजेक्ट इन बिटवीन टू म्यूचुअल। यानी हमारे पास क्या होंगे? दो म्यूचुअल एक जैसे प्रोजेक्ट होंगे और उसमें से भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन। ओके गाइस। गाइस जो हमारे पास थर्ड है इसमें, तो थर्ड क्या है हमारे पास? हम ये चेक करते हैं कि क्या ये इसमें हम बताएंगे मॉडर्नाइजेशन और क्या करेंगे? उसको रिप्लेसमेंट करेंगे। यानी क्या होगा? या तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या करें? मॉडर्न कर दें, या फिर क्या कर दें? वो जो हमारे पास पुराने वाला है उसको ही क्या करें? रिप्लेस कर दें। तो इसके अंदर डिसीजन हम क्या लेते हैं? इन दिस वे डिसाइड वेदर अ न्यू मशीनरी, न्यू प्रोजेक्ट और न्यू टेक्नोलॉजी आर रिप्लेस्ड विद ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओल्ड मशीनरी हमारे पास या नहीं। यानी जो हम ये पता लगाते हैं कि आज के टाइम में हमारी कंपनी में जो भी क्या है प्रोजेक्ट चल रहा है, ये मशीनरी काम कर रही है या टेक्नोलॉजी है, उसको रिप्लेस करें किससे? नई टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से, या फिर ना करें। तो ये क्या होगा? हमारे पास थर्ड होगा। थर्ड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? मॉडर्नाइज करें या ना करें। यानी इसमें हम क्या करते हैं? रिप्लेस करें या ना करें। ओके गाइस, ये आपका क्या होगा? थर्ड डिसीजन होता है।
इसके बाद क्या हमारे पास फोर्थ डिसीजन है। फोर्थ में हम क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता क्या है, देखो ध्यान से। इन दिस अ न्यू प्रोजेक्ट और न्यू प्रोडक्ट लाइन शुड बी एडिड और एक्सक्लूड, यानी ये बताता है ना कि जो न्यू प्रोजेक्ट है हमारा उसको एक्सक्लूड करें या ना करें। ओके गाइड, ओके गाइस, लास्ट है हमारे पास, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको बाद में और भी ज़्यादा डिटेल्स में। लास्ट क्या है, फिफ्थ क्या है हमारे पास, कंटेंजेंट डिसीजन। कंटेंजेंट डिसीजन क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि पहले समझो क्या कहता है। व्हेन वन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, गाइस ये कोई बुक की थ्योरी नहीं है, बुक से कोई उतारा हुआ नहीं है, आप बिल्कुल सेम टू सेम याद कर सकते हो, किसी बुक का नहीं है ये टीचर्स का लिखवाया हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। व्हेन वन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन डिपेंड्स ऑन अनदर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, इन दिस इट इज़ कॉल्ड कंटेंजेंट डिसीजन। मतलब ये क्या कह रहा है, देखो ये कहना चाहता है कि कंटेंजेंट डिसीजन क्या होते हैं, जब एक कैपिटल बस्टिंग की डिसीजन क्या होगी, डिपेंड होगी किसके ऊपर, यानी कह रहा है डिपेंड्स, ये जो डिपेंड है ना, यानी ए प्रोजेक्ट हमारे पास और बी प्रोजेक्ट है, इसका कैपिटल बस्टिंग किस पे डिपेंड होगा, इस पे डिपेंड अगर होता है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कंटिंजेंट डिसीजन है। ओके गाइस फ्रेंड्स, तो अब तक आपने क्या पढ़ा कि कैपिटल बस्टिंग क्या है और उसके अंदर हमें क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जो इसके फीचर्स है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो क्या कहता है, फर्स्ट इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि ये बताता है हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी मतलब कह रहा है जो मनी है उसका क्या बताएगा, ये टाइम वैल्यू बताएगा कि आज के टाइम में 1 रुपये की क्या वैल्यू है, ये कंपनी में जो भी हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, जो मशीन लगाने जा रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है किस टाइम के। ठीक, अब इसके बाद कहता है फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को बताता है, जो आने वाला टाइम है इसमें कुछ भी सर्टेन नहीं होता, जो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, बिजनेस में कुछ भी श्योर नहीं होता है, तो उसी को बताता है कि फ्यूचर की जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन करता है। कौन एक्सप्लेन करता है, तो बस्टिंग डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो है ना यही हमें बताता है। थर्ड क्या बताता है, सब्सटेंशियल कैपिटल कमिटमेंट। ओके, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, किसी और कोई और कमिटमेंट कर सकते हैं, तो ये हमें बताता है। इरिवर्सिबल डिसीजन के बारे में भी हमें बताता है ये। हमें कैपिटल बस्टिंग का एक और डिसीजन फीचर्स क्या है कि इरिवर्सिबल डिसीजन है, क्या इस डिसीजन को हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बताता है, यानी कि ये नहीं होता, ये एक्सप्लेन करता है ये। फिफ्थ क्या है, लॉन्ग टर्म के इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और पूरी तरीके से बताता है ये होता क्या है। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये इफेक्ट क्या होते हैं, लंबे टाइम के लिए होते हैं, और क्या बताते हैं, प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताते हैं, जो क्या होता है बहुत ही लॉन्ग टाइम में होने वाला होता है, उसको ये एक्सप्लेन करते हैं। तो कौन एक्सप्लेन करता है, कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन। मतलब एक कंपनी के लिए कैपिटल बजटिंग का जो डिसीजन होता है ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है, और इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो कंपनी आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकती है या नहीं कर पाएगी। ओके गाइस, और जो लास्ट है इसका ये है क्या, ये देखो ध्यान से। तो कह रहा है इसमें अफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, और ये बताती है कि ये प्रभाव डालती है जो कंपनी की स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है, उसके ऊपर ये पूरी तरीके से अपना अफेक्ट डालती है। इससे क्या होता है, ये जो लॉस है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा प्रॉफिट है उसको और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके गाइस, इतना आपने पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या टेक्निक है। ओके, तो हमारे पास जब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, देखो ये क्या है, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। क्या है, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास दो अप्रोचेस होते हैं। क्या अप्रोचेस होती हैं गाइस, थोड़ा मैंने राइटिंग क्लियरली नहीं करने करी है, तो मैंने कोशिश पूरी करी है, आपको बस समझना है। देखो क्या है, जो एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन है, जो इस चैप्टर का सबसे मेन फंक्शन है, जो मेन टॉपिक है, वो क्या है, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, हम दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक तो क्या होगा हमारे पास टोटल अप्रोच होगी, और दूसरा क्या होगा, इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है। ओके गाइस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे इंक्रीमेंटली यूज़ होती है, बट आपको टोटल सीखना पड़ेगा, क्योंकि
जब आपको टोटल नहीं आएगा तो आप इंक्रीमेंटल नहीं सीख सकते, क्योंकि इंक्रीमेंटल में क्या है, टोटल का एक्सप्लेन होता है, यूज़ होता है इसका। अगर मैं बात करूँगा आपको सेंटेंस सीखना है तो ABCD सीखनी पड़ेगी। उसी तरीके से क्या, अगर इंक्रीमेंटल अप्रोच सीखनी है तो टोटल अप्रोच आपको आनी चाहिए। ओके गाइस, वैसे दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही आपको बताएगा कि आप 4th चैप्टर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इस बुक का। वैसे हमारे पास कौन सी बुक है आपको पता होगी, हम इस बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डॉक्टर RP रस्तोगी की है, फाइनल ईयर के लिए बच्चों के लिए। सोल DU नॉन कॉलेज सबके लिए बुक्स परफेक्ट है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो तरीके होते हैं, एक तो है टोटल अप्रोच, दूसरा क्या है इंक्रीमेंटल। तो टोटल अप्रोच हम कब लगाते हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि हम इसका यूज़ करते कब है। अगर मैं बात करूँ टोटल अप्रोच की, तो टोटल अप्रोच हमें जब लगाना पड़ता है, जब हम क्या करते हैं, देखो समझो पहले क्या है, फॉलोड व्हेन न्यू प्रोजेक्ट इज इंस्टॉल्ड। मतलब क्या होगा, इसको हम जब फॉलो करते हैं टोटल अप्रोच को, जब फॉलो करेंगे जब क्या होगा, कंपनी के अंदर एक नई मशीनरी का, नए प्रोजेक्ट का, या फिर क्या होगा, नए प्लांट का यूज़ होता है। मतलब कंपनी के अंदर क्या है, नया प्लांट, नई मशीनरी या नए प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल अप्रोच लगाएंगे। मतलब एक कंपनी XYZ उसने क्या करा, एक मशीन लेके आया और नई मशीन लेके आया, तो नई मशीन जब लेके आया है, इंस्टॉल्ड कर रहा है, तो हम टोटल अप्रोच यूज़ करेंगे इंक्रीमेंटल। तो गाइस हम क्या यूज़ करेंगे उस समय, टोटल अप्रोच, क्योंकि उसमें हमें और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। क्लियर है गाइस। इसके बाद कहता है इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या होती है। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच वो होती है जब क्या करते हैं, हमारे पास जो ओल्ड प्रोजेक्ट है, जो पुराना प्रोजेक्ट है हमारे पास, पुराने काम है हमारे पास, या पुरानी मशीनरी है, उसको हम क्या करते हैं, मेनली एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किससे, नए प्रोजेक्ट से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो देखो क्या कह रहा है, इट इज़ फॉलोड व्हेन ओल्ड प्रोजेक्ट इज एक्सचेंज विद न्यू प्रोजेक्ट। मतलब ओल्ड प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किससे, नए प्रोजेक्ट से। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो दो अप्रोच है हमारे पास एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में, टोटल अप्रोच और इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच कब यूज़ करते हैं, हमारे को जब यूज़ करना पड़ता है, जब क्या होता है, ओल्ड प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किससे, नए प्रोजेक्ट से। और टोटल अप्रोच कब यूज़ करते हैं, जब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली न्यू प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं कंपनी में। उसमें क्या होता है, ओल्ड प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि इसका आप ये समझ चुके हैं कि कब कब यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो उसकी बात अगर हम करें तो इसमें क्या है, देखो दोनों में सेम तरीके करने के, तो मैंने सिर्फ टोटल अप्रोच का लिखा है, एक्सप्लेन किया है। तो देखो टोटल अप्रोच में क्या होता है, टोटल अप्रोच के अंदर भी हमें 3 स्टेप करने पड़ेंगे, कह सकता हूँ A, B और C। और इसी तरीके से इंक्रीमेंटल अप्रोच में A, B और C। ओके, हम बात करेंगे अभी सिर्फ टोटल अप्रोच की, क्योंकि इसके हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि टोटल अप्रोच में क्या होगा, इनिशियल आउटफ्लो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनिशियल आउटफ्लो। भाई ये इनिशियल आउटफ्लो क्या है, इनिशियल आउटफ्लो का मतलब है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, मतलब क्या होगा यहाँ पे, ईयर 0। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ समझो, यानी क्या होगा, जैसे ही आपने कंपनी स्टार्ट करी या उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा, यानी कि कौन से ईयर में, 0 ईयर में पहला स्टार्ट ही हुआ, यानी वो क्या एक तरीके से स्टार्टिंग ईयर है, इसी को हम क्या बोलेंगे, 0 ईयर। और आउटफ्लो का मतलब क्या है, आपने 12th क्लास में सीखा होगा ना, कैश फ्लो, यानी बाहर जाना। कैश फ्लो अंदर बाहर कहाँ जा रहा है, तो यही कह रहा है आउटफ्लो, यानी पैसा बाहर जाएगा जब तो कुछ मशीन अंदर आएगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नए मशीन का यूज़ कर रहे हैं या नए प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनिशियल आउटफ्लो निकालेंगे। तो क्या होता है, शुरू में जो भी पैसा लगाया जाता है उसी को हम क्या करते हैं, इनिशियल आउटफ्लो में कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं हम एनुअल इनफ्लो की। किसकी बात करेंगे, एनुअल इनफ्लो। तो एनुअल इनफ्लो क्या होता है, ये वो पैसा होता है जो क्या होता है, पूरा साल इनकम, जिससे पूरे साल क्या होती है, इनकम होती है। पूरे साल का मतलब है जितने साल उसकी लाइफ होती है, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कह सकता हूँ मैं, या फिर लाइफ ऑफ क्या कह सकता हूँ, मशीन कह सकता हूँ। ओके, यानी जितने साल तक उस मशीन की लाइफ है
उतने साल क्या होता है हमारे पास इनकम जनरेट होती रहती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे एनुअल इनफ्लो। मतलब मान लो एक मशीन है, उसकी लाइफ 5 साल तक, तो 5 साल तक हम क्या करेंगे, उस मशीन से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, और जो इनकम जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनुअल इनफ्लो। तो इसमें क्या होता है, ये कहाँ से होता है, ईयर 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, जब तक उसकी लाइफ होती है। तो ना एन ईयर तक हमने क्या मान लिया, उसकी लाइफ कितनी है, एन ईयर्स। ओके, अब लास्ट पार्ट हम क्या निकालेंगे, टर्मिनल इनफ्लो। तो टर्मिनल इनफ्लो क्या होता है, अब टर्मिनल इनफ्लो मतलब क्या होता है, इनफ्लो मतलब पैसा आएगा, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, लास्ट में। ये वो पैसा होता है जो ख़राब सामान को कबाड़े के भाव हम क्या करते हैं, बेच करके मिलता है। आपने क्या करा, एक मशीन ली, 5 साल लाइफ थी, उसने 5 साल आपने खूब काम किया, छठे साल क्या होगी, कंपनी मशीन ख़त्म हो चुकी, उसकी लाइफ ख़त्म। तब उस मशीन को आप कबाड़े में जाकर ऐसे फेंक तो नहीं दोगे ना, उस मशीन से आप क्या करोगे, कुछ पैसे कमाने की कोशिश करोगे, और कैसे करोगे, उसको बेच करके। आप लेके जाओ कबाड़े की दुकान पे, कबाड़ा आपके पास आएगा, उसको आप बेचोगे, तो मान लो उससे क्या होगा, 1,000 रुपये इनकम होगी, 2,000, 5,000, 10,000 या 100 या जो भी है, कुछ भी हो सकती है। तो उससे जो पैसा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल इनफ्लो। टर्मिनल इनफ्लो मतलब क्या होता है, लास्ट में, ईयर एंडिंग का जो ईयर होता है, ओके गाइस, लास्ट वाले ईयर में। इसमें नॉर्मली क्या होता है, मशीन को पैसा बेच जाता है पैसों में, और जो पैसा मिलता है उसमें हम उसका इनकम टैक्स घटा करके और बताते हैं हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। सेम इसी तरीके से क्या है, जैसे मैं बात करूँ सेम एज लास्ट टॉपिक, मतलब इसमें क्या, इंक्रीमेंटल में भी क्या होगा, वही इनिशियल निकलेगा, एनुअल निकलेगा और टर्मिनल निकलेगा। इनिशियल में क्या होगा, जो पहले 0 ईयर में हम क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं। एनुअल में क्या होगा, 1 से लेकर के कब तक, एन ईयर तक चलता रहेगा। और टर्मिनल में क्या होगा, लास्ट का जो ईयर है, जिस साल हमने क्या करा, उसको सैलवेज वैल्यू जो है, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग उसको हमने सेल करने की कोशिश करी, और जो हमारे को प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है गाइस। अब हम इसकी क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट करेंगे किस तरीके से होता है। तो फॉर्मेट आइए मैं बताता हूँ। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले टोटल अप्रोच। हम क्या पढ़ेंगे पहले, टोटल अप्रोच। तो मैंने बताया ना, इसके अंदर क्या निकालेंगे, 3 चीज़ें निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इनिशियल आउटफ्लो, फिर एनुअल आउटफ्लो, और उसके इनफ्लो, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, टर्मिनल इनफ्लो। तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इनिशियल आउटफ्लो। तो मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा इससे। इसमें हम क्या क्या चीज़ निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे इनिशियल आउटफ्लो। तो इनिशियल आउटफ्लो कब निकाली जाती है, इनिशियल आउटफ्लो निकाली जाती है आपकी ईयर 0 में। ठीक है गाइस, इनिशियल आउटफ्लो मतलब पैसा आप लगाओगे। तो आप पैसा लगाओगे किस किस चीज़ में लगाओगे, आप परचेज ऑफ असेट्स, यानी मशीन खरीद सकते हो आप, तो जो उसका कॉस्ट है। फिर क्या करोगे, आपने जो मशीन खरीदी है उसको लेके आओगे अपनी कंपनी में, तो इंस्टॉल कराओगे ना, तो इंस्टॉल कराने का क्या होगा, कुछ खर्चा लगेगा, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट लिखोगे। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको, हम क्या निकालना है, टोटल अप्रोच कर रहे हैं किसमें, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई आपको कैलकुलेट करना है इनिशियल आउटफ्लो, एनुअल आउटफ्लो, टर्मिनल आउटफ्लो। ये होता इनफ्लो कह सकते हो। तो ये है क्या, इसको आपको लिखा है वहाँ पे, टोटल अप्रोच से करनी है या फिर इंक्रीमेंटल से। तो अगर मान लो टोटल अप्रोच से आता है, आप ये पूछोगे क्या इससे आता है, जी आता है बिल्कुल। एफएम में कोई कुछ नहीं डिसाइड कर सकते कहाँ से आता है, कुछ क्वेश्चन फिक्स है, वरना इसका पेपर बहुत ही गंदा पेपर आता है सोल का, या कह सकते हो अजीब सा पेपर आता है, मुश्किल आता है। और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों की बैक कंफर्म आती है, 90% बच्चों की इसकी बैक आती है 3rd ईयर में। तो लास्ट क्या है इसका, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है उसको लिख दो। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड निकलती कैसे है। तो ये निकलती है आपकी, करंट असेट्स ले लो और करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या करे, इसका कुछ नहीं करना है, इसको टोटल कर दो, XYZ आ गया आपका टोटल। यानी क्या हुआ, ये पैसा हमने शुरू में पैसा लगाया। ओके, तो ये क्या हो गया, इनिशियल आउटफ्लो हो गया, क्योंकि पैसा लगाया ना, पैसा गया, तो इसलिए आउटफ्लो लिख रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे इसके आगे, हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में इसके एनुअल इनफ्लो।
गाइस कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है सब्सिक्वेंट एनुअल इनफ्लो। स्पेलिंग चेक कर लेना, वरना नॉर्मली इसकी स्पेलिंग यही है। तो क्या है गाइस, ये एनुअल इनफ्लो कह सकते हो, या फिर कई जगह लिखा है एनुअल सब्सिक्वेंट एनुअल इनफ्लो। यहाँ पे SUBSEQUENT है। तो इसके अंदर क्या क्या निकालेंगे, तो पहली बात तो ये होता कब है, तो आप ऐसे लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, ईयर, मैं लिख दूँगा ईयर 1 to ईयर एन, यानी जब तक इसकी लाइफ होती है। तो इसमें हम क्या क्या निकालेंगे, तो इसके अंदर हम क्या क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है, यही सीट आपको बनानी आनी चाहिए। और वैसे आपने अगर इस बुक के 4-5 चैप्टर कर लिए तो आपको ये बनाना तो आ ही जाएगा, क्योंकि इसका यूज़ पूरे बुक में लगभग 7-8 चैप्टर में होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। ओके गाइस, तो सेल्स कैसे लिखेंगे, सेल्स या तो क्या होगा, दिया होगा, या फिर हम क्या लिखेंगे, यूनिट इनटू में सेल्स प्राइस उसकी दे रखी होगी, इससे इनटू कर दो तो निकल जाएगा, सेल्स निकल गया। क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स 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 लिख दिया मान लो। ओके, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस करोगे किसको, वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में सब दिया रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, वहाँ पे लिखा रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्टली लिखा रहेगा, या फिर लिखा रहेगा आपका 10,000 यूनिट को हमने सोल्ड करी है और उसको ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो वही यूनिट इनटू में उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कह सकते हैं। फिर क्या आएगा, वही एक्स 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 जो इसका अमाउंट है वो लिख दिया, कर दिया। इतना माइनस करने के बाद आपके पास क्या आएगा, जब ये माइनस कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। आपके फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब लग सकता है, वरना इस ये जो टेबल है, कॉस्ट शीट जो हम कहते हैं, पूरी बुक में आपको बनानी पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन निकल गया, ये आपका अमाउंट आ गया, एक्स 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 मान लिया। फिर क्या करोगे, इसके अंदर से आपको दो चीज़ें माइनस करनी है। क्या माइनस करनी है, फिक्स्ड कॉस्ट। ओके गाइस, डायरेक्टली फिक्स्ड कॉस्ट का इसका अमाउंट यहाँ पे गिवन होगा। अगर गिवन है तो ठीक है, और गिवन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना है। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होगा, आपके पास दो अमाउंट होंगे, एक तो मान लो रेंट हो गया क्योंकि फिक्स्ड होती है, और दूसरा क्या होगा, डेप्रीसिएशन। अब कईयों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आज तक तो हमने डेप्रीसिएशन को माइनस नहीं किया शुरू में ही, तो इसमें हम ये माइनस करेंगे, और मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों माइनस करेंगे। इसको माइनस करा हमने, क्या करा, इसमें से हमने दो चीज़ों को माइनस करा, यहाँ तक पहुँचे, दो माइनस किया तो क्या है, एक्स एक्स और एक्स है मान लो, ठीक है। और माइनस करने के बाद देखो क्या हुआ, सेल थी, सेल में जो वेरिएबल कॉस्ट था वो माइनस करा, फिर कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन के क्या बाद हमने क्या माइनस कर दिया, जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। तो रेंट फिक्स्ड कॉस्ट होती है और मशीन डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो माइनस करा, तो हमारा निकला क्या, ये देखो, ये हमारा निकला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके गाइस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम शॉर्टकट में EBIT और कई बार इसे PBIT भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। EBIT निकल गया, क्या निकल गया आपका, EBIT निकल गया। तो देखो EBIT पे क्या करते हैं हम, टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, या इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस करता हूँ, या हम इसलिए माइनस करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कम होता है। और प्रॉफिट कम होगा तो हमारा क्या होगा, टैक्स भी कम होगा, इससे हमारी कंपनी को ही तो फ़ायदा है अल्टीमेटली। यहाँ तक निकालने के बाद आपको क्या करना है, फिर माइनस करना है। देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, तो अब क्या माइनस कर दोगे, इसका इंटरेस्ट माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट क्या होगा, गिवन होगा रेट, वहाँ पे कर दिया माइनस। तो ये EBIT आया ना आपका, इसमें से क्या हुआ, आपने माइनस कर दिया। ये माइनस करने के बाद क्या बचा आपका, आपके पास ये देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो हट गया, तो अब क्या लिखोगे, अर्निंग बिफोर सिर्फ और सिर्फ टैक्स, और जो अमाउंट आएगा उसको लिखोगे आप। इतना करने के बाद फिर माइनस करोगे क्या चीज़, उसका टैक्स माइनस कर दो, जो भी टैक्स आ रहा है माइनस कर दो।
तो आपने क्या करा, टैक्स माइनस कर दिया। टैक्स माइनस करने के बाद क्या हुआ, ई ए टी, अर्निंग आफ्टर, ये था अर्निंग बिफोर टैक्स, तो इसको हम क्या करते थे, ई बी टी कहते थे। अब क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, क्योंकि टैक्स भी माइनस करेगा और इंटरेस्ट भी, तो ई ए टी लिखेंगे। तो ई ए टी मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, इतना आप समझ चुके हो। ये आपका अमाउंट आ गया, एक्स वाई जेड मान लिया। फिर क्या करा हमने, क्या करा, ये ई ए टी निकाला, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल गया। टैक्स तो निकल चुका है, यानी कि आपकी अर्निंग आ चुकी कंपनी की। अब इतना आने के बाद क्या करना है ना, आपने करना है जो डेप्रीसिएशन था, पैसा थोड़ी कम हुआ है कोई बाहर कंपनी का, नहीं ना, नॉन कैश आइटम थी ये, यानी जब कंपनी से पैसा बाहर गया ही नहीं तो इसको क्यों रिकॉर्ड करें हम। तो इसको मैं क्या करूँगा, दोबारा से ऐड कर दूँगा। अब इससे क्या हुआ, मुझे पता चलता है हाँ भाई मेरी कंपनी में इतना कैश है भी, या मेरी कंपनी में इतना कैश आया है। क्योंकि ऐड इसलिए कर रहा हूँ, एक बार इसको लेस करना है, एक बार ऐड। लेस करने का फ़ायदा ये है क्योंकि टैक्स कम देना पड़ता है, और ऐड करने का पता चलता है कि हमें एक्चुअल अमाउंट हमारे में क्या है। ओके गाइस, ये आपका क्या हो गया, कैश फ्लो बन गया। तो भी कौन सा कैश फ्लो बन गया, एनुअल इनफ्लो वाला बन गया। तो हमें क्या निकालना है, थर्ड निकालना है, टर्मिनल इनफ्लो। तो मैं वो लिख दे रहा हूँ। दोस्तों बात करें इसके आगे की, तो टर्मिनल इनफ्लो की बात करूँ तो मैं इसमें 3 चीज़ें आती है क्या। सबसे पहले क्योंकि ये क्या है, टर्मिनल इनफ्लो, पैसा आ रहा है, वो भी कैसा आता है, जो सामान ख़राब हो जाता है, कबाड़े के भाव जो बेचते हैं ना, ख़राब सामान को जो हम बेचते, ख़राब सामान को बेचने से प्राप्त आय कह सकते हो, इनकम कह सकते हो, जो मिली हमें। तो सबसे पहले क्या होगा, सेल ऑफ असेट, या सेल ऑफ लिख सकते हो, ओल्ड असेट्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ओल्ड असेट्स, अमाउंट लिखोगे। फिर क्या होगा, जब आपने सेल करी है उसी असेट्स को, उस साल, ओल्ड असेट्स का मतलब है उस साल की जो असेट्स है, उसको जो आपने सेल किया है, सेल करने से क्या हुआ आपको, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब पैसा तो बचा है ना, और पैसा बचा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट। और टैक्स सेविंग कब होगी, जब आपको लॉस हुआ होगा, ऑन सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। इतना लिखने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि हम प्रॉफिट को ऐड करें या लेस करें। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो लेस करना है, और क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है तो ऐड करना है, और प्रॉफिट हुआ है तो लेस करना है, क्योंकि पैसा तो बाहर जाएगा ना, तो लॉस माइनस करना है। इतना हो गया। फिर क्या, ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी अगला क्वेश्चन जब करोगे ना, तब आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में क्या है, वर्किंग कैपिटल रिलीज, ये अमाउंट आपको लास्ट में खुद ही दिया रहता है, दिया है तो ऐड कर दो, नहीं दिया तो छोड़ दो। ये बन गया आपको क्या चीज़, टर्मिनल इनफ्लो बन गया। अब टर्मिनल इनफ्लो में निकालने के लिए आपको ये पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ना, बड़ी चीज़ बता रहा हूँ ना। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं कैसे, देखो ऐसे बात करें इसके वर्किंग नोट की, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है सेल ऑफ ओल्ड असेट्स पे। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ असेट। तो कॉस्ट ऑफ असेट लिख दिया आपने यहाँ पे। ओके, फिर क्या करूँगा, डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ेगा ना, डेप्रीसिएशन का, तो डेप्रीसिएशन माइनस करोगे। ओके, फिर क्या आ चुके, जब डेप्रीसिएशन माइनस करें तो बुक की वैल्यू आ गई एक्स। अब मान लो बुक की वैल्यू कुछ आ गई, तो उसमें से आप क्या करोगे, सेल प्राइस माइनस करोगे, या फिर आप क्या माइनस करोगे, स्क्रैप वैल्यू। क्या माइनस करोगे आप इसकी, स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे, या फिर क्या माइनस करोगे, साल्वेज। ये 4-5 वर्ड्स को आपको याद करना है, ये नहीं कि अब बस मैं बता रहा हूँ आप ख़त्म कर रहे हो। बुक वैल्यू में से साल्वेज वैल्यू, सेल्स वैल्यू, या फिर जो भी दे रखा है वो माइनस कर दिया। जो अमाउंट आता है वो क्या आता है आपका, प्रॉफिट और लॉस आता है। अगर वो प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट है, ठीक है, प्लस आ रहा है तो। और क्या आ रहा है, अगर माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो लॉस है। समझ में आ गया यहाँ तक। ये हो गया आपका क्या चीज़, फॉर्मेट। अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये हमारी बुक का एग्जाम्पल नंबर क्या है, 3.2। ये एग्जाम्पल है, याद रखना। और ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की कॉस्ट क्या है 5,25,000, साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या है 30,000, मतलब इतने की वो मशीन बाद में बिकेगी।
इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है 5,000 रुपये, मतलब जो मशीन लगाने की पैसे लगेगा वो कितने रुपये लगे 5,000 रुपये। एनुअल सेल्स कितना है 10,000 यूनिट है, 10,000 प्रोडक्ट बेचा, 10 रुपये 10,000 का नहीं बेचा, 10,000 प्रोडक्ट बेचा है। सेल्स प्राइस क्या है उसकी अभी नहीं बताया। वेरिएबल कॉस्ट क्या है 16 रुपये पर यूनिट है, 16 रुपये पर यूनिट। लाइफ कितनी है तो 5 साल। टैक्स क्या है 30%। अब कह रहा है सेल्स प्राइस पर यूनिट, यानी कि अगर मैं 1 यूनिट बेचता तो कितने रुपये खर्च करता हूँ 40 रुपये मिलते हैं। तो आपको निकालना है इनिशियल, एनुअल और टर्मिनल। गाइस वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो हो सका तो ये वीडियो कट जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो जाए। तो हम पहला निकालते हैं इसमें क्या, इनिशियल आउटफ्लो निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मेट अपने सामने रखना है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो मैं टाइम बचाने के लिए इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 मिनट। देखो वैल्यू क्या थी, हमारा फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट आपको जो मैंने लिखा हुआ है वहाँ से देखना है। पहली बात तो जब आप क्वेश्चन करते हो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको ना फॉर्मेट देख के ज़रूर करनी चाहिए, 5 क्वेश्चन। तो आपको फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फॉर्मेट अपने आप ही याद हो जाएगा। और ये ऐसा फॉर्मेट है कि आपको पूरे बुक में हर चैप्टर में यूज़ करना पड़ता है नॉर्मली। तो आपको बस देख देख के करना है शुरुआत के 2-3 क्वेश्चनों में, उसके बाद आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। तो देखो फॉर्मेट कहता है इनिशियल आउटफ्लो लिखोगे ईयर 0, फिर क्या लिखेंगे हम परचेज ऑफ मशीन लिए लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन। तो इसमें परचेज लिखा था तो परचेज लिखेंगे, तो कितना है 5,25,000 रुपये लिख दिया। फिर हमारा जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लिखते हैं। तो इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट है जी ऑफ कोर्स है कितनी है 5,000 रुपये। तो ये 5,000 रुपये मैंने क्या करा यहाँ पे पुट कर दिया, कितना है 5,000 आ गया। फिर हमने लिखा था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैसे निकलता है करंट असेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। ये नॉर्मली गिवन नहीं होती क्वेश्चन में, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो नील। अब इनका टोटल कर दो क्या आएगा 5,30,000 रुपये। ये आपको क्या निकल गया इनिशियल आउटफ्लो। बहुत ही सिंपल है गाइस, बस आपको इतना करना है। तो ये निकल गया इनिशियल आउटफ्लो। गाइस इधर जगह करना है इस समय, इसलिए अगले पेज पे कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। फ्रेंड्स तो देखो इसका क्या था, इसका सब्सिक्वेंट एनुअल इनफ्लो था, तो इसका हमने फॉर्मेट लिखा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं ईयर 1 to n, n मतलब क्या जो लास्ट ईयर। तो कब तक इसकी लाइफ थी 5 साल। क्वेश्चन में लिखा था वही मैंने 5 साल लिख दिया है। ये समझ में आया आपको 5 साल क्यों आया। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स में हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली सेल्स या तो दिया होगा या फिर क्या होगा उसका यूनिट दिया होगा कि 1,000 यूनिट बेचा मैंने, 2,000 सामान बेचा, 3,000 4,000। तो इसमें कितने हज़ार बेचा था 10,000। और एक सामान की कितनी कीमत थी प्राइस थी 40 रुपये। तो इसको गुना करोगे तो क्या आएगा 4 लाख। फिर हम क्या माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना रखा है 10,000 बेच रहे थे तो 16 रुपये एक का तो लग रहा था, तो इसको गुना करोगे तो क्या आएगा 1,60,000। फिर इसको माइनस करने का तो 4 लाख से 1,60,000 रुपये तो कितना आएगा आपका 2,40,000 रुपये। फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो नील है। डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है तो 1 लाख आएगा। 1 लाख कैसे आएगा वर्किंग नोट पे आएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। देखो ये मैंने कर लिया। तो वर्किंग नोट ऐसे करेंगे। तो वर्किंग नोट क्या लिखा मैंने कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन लिखने के लिए कॉस्ट लिखते हैं किस चीज़ की मशीन की, जो उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगता है वो लिखते हैं और माइनस करते हैं क्या उसकी स्क्रैप वैल्यू। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी थी याद करो 5,25,000 रुपये क्वेश्चन में गिवन है। फिर 5,000 रुपये और माइनस क्या करोगे स्क्रैप वैल्यू कितनी है उसकी 30,000 रुपये। जब सब कुछ को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा और बटे भी क्या रखोगे 5। तो 5 लाख को फिर 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा 1 लाख रुपये। यानी इसका क्या निकल गया डेप्रिसिएशन निकल चुका है। यहाँ तक क्लियर है। फिर भी मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। गाइस तो हमने कहाँ तक बात कर थी, मैंने आपको यहाँ तक बता दें ना कि फिक्स्ड कॉस्ट था माइनस करा, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करा 1 लाख। आपका क्या चीज़ आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। मतलब आपका उतना अर्निंग आ चुका है कि जिसमें से आपने ना तो अभी तक इंटरेस्ट माइनस किया ना ही टैक्स माइनस किया। 1,40,000 आ गया। इसमें से आपने क्या करा अब इंटरेस्ट माइनस कर दें। नॉर्मली क्या होता है इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन ही नहीं होता, और क्वेश्चन अगर मैं इंटरेस्ट दे रखा है तो माइनस कर दो, इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो मत माइनस करो। तो इंटरेस्ट इसमें कुछ है ही नहीं तो माइनस कर नहीं करा हमने। क्या बचा हमारा सेम टू सेम 1,40,000 आ गया। अब कहता है टैक्स कहता है काटना है वो कितने परसेंट 30% कहता है। क्वेश्चन में लिखा था ना 30%। देखो आपको याद ना हो तो पीछे चला गया क्वेश्चन, आप देख लेना 30% है। ये रहा क्वेश्चन देखो आप, ये रहा क्वेश्चन आपका 30% है टैक्स। ठीक है जब 30% है तो 30% किस पे काटोगे जितना आपका अर्निंग आ चुका है। तो अर्निंग पे 30% जब काटोगे तो क्या आएगा 14 42 तो 42,000 रुपये आएगा। कितना आएगा इसका
42,000। इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 98,000। या तो आपकी मैथ परफेक्ट होनी चाहिए गाइस, या फिर क्या माइनस परफेक्ट होनी चाहिए, आपका कैलकुलेटर होना चाहिए, बस डायरेक्टली उससे माइनस करो। ये क्या आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स को भी माइनस कर दिया आप। अब टैक्स माइनस कर दिया आपने, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो आपको ये बताना कि कंपनी में कितना पैसा है। तो भाई ये बताओ जो डेप्रीसिएशन आपने जो है माइनस किया था पहले, क्या वो डेप्रीसिएशन, ये जो डेप्रीसिएशन है ये पैसा है क्या? नहीं ना। तो पैसा लेके आओ वापस कंपनी में, कितना आपने माइनस करा, तो जितना माइनस करा ऊपर वापस ले। तो 1 लाख रुपये आपने माइनस करा था। क्यों माइनस करा था? कंपनी इसलिए माइनस करती है ताकि उसे टैक्स ना देना पड़े 1 लाख रुपये, या जितना भी डेप्रीसिएशन है। तो 1 लाख ऐड कर तो क्या आया 1,98,000 आ गया। यानी ये क्या आ चुका आपका एनुअल कैश इनफ्लो, यानी 5 सालों तक लगभग क्या करी कंपनी, हर साल 1,98,000 रुपये अर्निंग करती है। ओके, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, टर्मिनल कैश फ्लो निकालना है। अच्छा, अब बात थी इसके डेप्रिसिएशन की कैसे निकालेंगे। तो देखो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ये रहा। डेप्रिसिएशन लिखोगे कॉस्ट ऑफ मशीन, तो कॉस्ट ऑफ मशीन में आपको दो चीज़ें लिखनी पड़ेगी, जो खरीदा गया है वो, और जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट ना वो भी उसके अंदर जुड़ती है, याद रखना। तो ये भी जोड़ा और इंस्टॉलेशन कॉस्ट जोड़ दिया। तो 5, 25 और 5 कितने थे, 5,30,000। और माइनस क्या करना है, जो जितने में वो मशीन बिकेगी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 30,000 रुपये है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 30,000 रुपये है स्क्रैप वैल्यू, ये रहा। ठीक है, जब ये लिखा है तो 30,000 माइनस कर दिया तो कितना बचा 5 लाख। और बटे में क्या आएगा 5 लाख अपॉन में, 5,000। 5 क्यों आया, क्योंकि लाइफ क्या है उसकी 5 साल। तो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 लाख रुपये आया। इतना क्लियर है। इसके बाद क्या निकाला हमने, टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेल ऑफ असेट्स। तो असेट्स की सेल कितनी थी आपको पता होगा, 30,000 की तो असेट्स थी ना, वो सेल लिख दिया। फिर क्या करते हैं आप, टैक्स पेड करोगे या टैक्स सेव करो। तो पता है कैसे चला टैक्स पेड करे, टैक्स सेव हुआ। हम क्या देखेंगे, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखो ये रहा प्रॉफिट और लॉस का क्या था, कॉस्ट कितने की थी 5,30,000 की थी। मैंने कहा ना उसके अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट जुड़ी होती है। अब इसके अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट जुड़ी हुई है। आपको पता है मशीन आपकी 5,30,000 की थी, 30,000 5 लाख क्या था इसका डेप्रिसिएशन था। डेप्रिसिएशन था ना, तो ख़त्म हो गया 5 लाख रुपये। तो बच्चे कितने होंगे 5 लाख में से, 5,30,000 में से कहते 5 तो कितने बचे 30,000 रुपये। और आपने अगर मशीन को बेचा, अगर बुक वैल्यू आज कहते हो 30,000 रुपये, और 30,000 की मशीन बिक गई, तो क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा। यानी ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो ना तो हमने क्या करा टैक्स को दिया होगा, ना टैक्स को बचाया होगा। तो ये क्या आ गया आपका नील आ गया। वर्किंग कैपिटल तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये भी नील आ गया। तो कितना अमाउंट बचा 30,000 रुपये। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और ये वर्किंग नोट रहा आपका। तो गाइस इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, और हमारे सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।